सभी को नमस्कार, राधे राधे। मैं दीपक कुमार लेकर आया हूं आप सभी के लिए रेडियोग्राफी की क्लासेस, जहां हम दीप मेडिस्किल एकेडमी में शुरुआत कर रहे हैं हमारे रेडियोग्राफी से लेकर। ठीक है, जिसमें हमने काफ़ी व्यूज़ अपन ने अब तक कर लिए हैं। पिछले जो हमारे पेल्विस व्यू से लेकर जो अपने रेडियोग्राफी चल रही है, जिसमें हमने 2-3 व्यू कर लिए हैं। नेक्स्ट आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जो हिप जॉइंट था, जिससे हमने इससे पहले हिप के लेटरल व्यू या एपी व्यू के बारे में बात कर ली है। आज हम बात करेंगे हिप के, अगर मान लीजिए एक ही रेडियोग्राफ, यानी कि एक ही फिल्म के ऊपर दोनों लेटरल रेडियोग्राफ अगर हमने को हिप जॉइंट्स के लेने हैं, देन हमें किस प्रकार से पेशेंट की पोजिशनिंग करनी है और उस पोजिशनिंग का नाम क्या है, उस व्यू का स्पेसिफिक नाम क्या है। ठीक है, तो उस टॉपिक के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम रहेगा आपके बोथ हिप फ्रॉग लेटरल व्यू। ठीक है, यहाँ पर हिप से रिलेटेड बात हो रही है तो हिप जॉइंट्स की ही अपन रेडियोग्राफी करेंगे, पूरे पेल्विक रीजन की अपन रेडियोग्राफी नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको नाम से थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि बोथ हिप जो फ्रॉग यहाँ पर नाम आया है, क्या नाम आया है, जो यहाँ पर फ्रॉग नाम आया है, ये फ्रॉग लेटरल नाम इसका क्यों लिया गया है, सबसे पहले तो ये चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फ्रॉग लेटरल रेडियोग्राफ लिया गया है, किसका लिया गया है, बोथ हिप जॉइंट का, दोनों हिप जॉइंट का एक ही रेडियोग्राफ के अंदर, एक ही कैसेट के ऊपर, एक ही फिल्म के ऊपर दोनों हिप जॉइंट का क्या लिया गया है, रेडियोग्राफ लिया गया है। इस दौरान पेशेंट की पोजीशन किस प्रकार से रही है, तो वो रही है आपकी फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जो मेंढक होता है, मेंढक जब अपनी सिटिंग पोजीशन में बैठता है, यानी कि जब वो बैठा रहता है, तो उसके जो बोथ लेग्स होते हैं, या अपन बोल सकते हैं उसके जो बोथ लेग्स होते हैं, उन बोथ लेग्स की पोजीशन किस प्रकार से होती है, उसी पोजीशन के अंदर अपन क्या कर लेंगे, उस पोजीशन के अंदर पेशेंट की पोजीशनिंग लगाएंगे और वो रेडियोग्राफ ले लेंगे। यहाँ पर अपन असेस करेंगे दोनों साइड के हिप जॉइंट एक ही रेडियोग्राफ में। ठीक है, तो यहां पर आपको बताया जाएगा कि जो ये पेशेंट की पोजीशन है, ये पेशेंट की पोजीशन को जो आपकी लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में किस प्रकार से लिखोगे। ठीक है, ये लैंग्वेज ही है मोस्टली, नाम से तो आपको याद रह जाएगा, लेकिन लैंग्वेज में लिखना किस प्रकार से है, ये डिपेंड करता है आपके स्टडी पर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल इजी वे में बताया जाएगा कि जो फ्रॉग लेटरल व्यू की जो एक्चुअल के अंदर पोजीशन है वो किस प्रकार से रहेगी। ठीक है, तो पोजीशन मेन है, यदि आपकी पोजीशन करेक्ट है, सबसे पहले तो आपकी अगर पोजीशन करेक्ट है तो पोजीशन करेक्ट होने की वजह से आपका सारा रेडियोग्राफ करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तभी ही आपका रेडियोग्राफ क्या होगा, करेक्ट माना जाएगा। अदरवाइज अगर आपकी पोजीशन ही गलत है तो ये रेडियोग्राफ आपको प्राप्त ही नहीं होगा। अगर ये रेडियोग्राफ प्राप्त नहीं होगा तो क्या बोथ हिप फ्रॉग लेटरल व्यू अपन उसको बोलेंगे, नहीं। ठीक है, अगर आपसे बोथ हिप का फ्रॉग लेटरल पूछा गया है, देन आपका कोलिमेशन, आपकी पोजीशनिंग करेक्ट होनी चाहिए, तब जाकर आपका रेडियोग्राफ सही माना जाएगा, तब जाकर आपको नंबर मिलने वाले हैं, तब जाकर आपको क्या मिलेंगे, नंबर मिलेंगे। अदरवाइज आपका रेडियोग्राफ काट दिया जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे पहले अपने को जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसी से अपन चलेंगे, डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस तक इसी रेडियोग्राफ के अंदर हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम डेफिनेशन से। देखिए, बोथ हिप फ्रॉग लेटरल रेडियोग्राफिक व्यू, सबसे पहले अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक रेडियोग्राफ अगर दिया गया है, उस स्पेसिफिक रेडियोग्राफ को आप सबसे पहले एक हेडिंग पर लिखोगे बड़े बड़े अक्षरों में। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट लाइन आती है आपके एग्जामिनर कॉपी की, इस प्रकार से अगर आपकी पहली लाइन आई है ऊपर ऊपर, तो आप यहां पर लिखे आराम से कि मैं कौन सा रेडियोग्राफ लिख रहा हूं, ये बोथ हिप फ्रॉग लेटरल व्यू लिख रहा हूं। कौन सा, बोथ हिप फ्रॉग लेटरल व्यू हम लिख रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से माना कि अगर आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर का यहाँ पर आंसर लिखे इस प्रकार से, और यहाँ पर लिखने के बाद में यहाँ लिखे बोथ हिप फ्रॉग लेटरल। ठीक है, और स्टार्टिंग करेंगे हम अपनी किससे, डेफिनेशन से। डेफिनेशन से अपन स्टार्टिंग करेंगे। तो देखिए डेफिनेशन क्या रहने वाली है आपकी, तो डेफिनेशन का अगर अपन बात करेंगे, ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। ए रेडियोग्राफिक व्यू इन विच बोथ हिप्स आर इमेज्ड इन फ्लेक्स्ड एंड एबडक्टेड। देखिए, ये जो रेडियोग्राफ होगा, इस रेडियोग्राफ के अंदर बोथ जो आपकी एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं हिप्स, ठीक है, बोथ हिप जो जॉइंट आएगी उनकी इमेज किस प्रकार से आएगी, इन फ्लेक्स्ड। फ्लेक्स मतलब देखिए यहां पर क्या किया गया है, ये फ्लेक्शन है,
ये क्या है, लेग्स का या लोअर लिम्ब का क्या है, फ्लेक्शन है। यहाँ पर एंगल दिया गया है, टिल्ट कर लिया गया है, मोड़ लिया गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फ्लेक्स्ड एंड अबडक्टेड। और यहां पर क्या किया गया है, इन दोनों लेग्स को एक दूसरे से दूर किया गया है, एक दूसरे से दूर किया गया है, यानी कि मिड लाइन से। ये तो हो गई आपकी मिड लाइन पेशेंट की, इस मिड लाइन से क्या किया गया है, दूर किया गया है। जब भी मिड लाइन से लिम्स को दूर करते हैं तो उस टर्मिनोलॉजी को अपन क्या बोलते हैं, उस टर्मिनोलॉजी को अपन बोलते हैं अबडक्शन। क्या बोलते हैं, अबडक्शन, यानी कि दूर लेकर जाना, फार अवे टू द मिड लाइन, ठीक है। तो यहां पर फ्लेक्स्ड एंड अबडक्टेड, फ्लेक्स्ड दिखाई दे रहा है, अबडक्टेड भी आपको दिखाई दे रहा है। फ्रॉग लेग, जो पेशेंट जब भी फ्रॉग जो सिट करता है ना, फ्रॉग जो बैठा रहता है, तो फ्रॉग जब बैठा रहता है तो उसकी जो पोजीशन होती है पीछे के दोनों पैरों की, तो वो किस प्रकार से रहती है, वो रहती है आपकी फ्लेक्स्ड एंड अबडक्टेड। किस प्रकार से रहती है, फ्लेक्स्ड एंड अबडक्टेड, उसी लाइक में, ठीक है। फ्रॉग लेग पोजीशन टू शो द लेटरल प्रोजेक्शन ऑफ द फीमोरल हेड्स। इसके अंदर क्या दिखाई देता है, इसके अंदर जो फीमोरल हेड है, उस फीमोरल हेड और नेक, फीमोरल हेड एंड नेक, फीमोरल हेड एंड नेक की लेटरल सरफेसेस आपको दिखाई देती है, ठीक है। उसमें क्या चीज दिखाई देती है, लेटरल सरफेसेस ऑफ द फीमोरल हेड एंड नेक, उसके अंदर बेटर विजुअलाइज्ड होगी। क्या होगी, बेटर विजुअलाइज्ड होगी, वो भी एक साथ। क्या होगी, एक साथ आपको वो सारी दोनों तरफ की जो लेटरल सरफेसेस है वो आपको साथ साथ प्रोवाइड हो जाएगी। A view that show the both hip from the side by placing the leg in a frog-like position। इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये ऐसा व्यू है जिसके अंदर बोथ हिप ही एक ही रेडियोग्राफ के अंदर आपको प्राप्त होने वाले हैं, ठीक है। तो पेशेंट की पोजीशन किस प्रकार से रहेगी, फ्लेक्स्ड एंड अबडक्टेड लोअर लिम्स को करते हुए, ठीक है। ये चीज समझ में आई, फ्लेक्स किस प्रकार से है, इस प्रकार से। एक्सटेंड होता तो बिल्कुल सीधे होते, यहां पर फ्लेक्स किया गया है बिल्कुल थोड़ा एंगल देकर इस प्रकार से, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम के अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी एनाटॉमी के ऊपर। यदि आपसे हिप जॉइंट के बारे में पूछा गया है, देन आप यहां पर क्या लिखोगे, हिप जॉइंट एनाटॉमी, हिप जॉइंट एनाटॉमी यहां पर लिखोगे। और हिप जॉइंट एनाटॉमी के बारे में मैंने अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है, ठीक है। तो जब भी आप रेडियोग्राफ कोई सा भी पढ़े, चाहे वो मीडियोलेटरल पढ़ रहे हो आप, हिप एपिलेटरल पढ़ रहे हो या फ्रोगलेटरल पढ़ रहे हो, कोई सा भी एक बार अगर आप रेडियोग्राफ पढ़ रहे हो या डेली अगर आप एक बार में एक रेडियोग्राफ पढ़ रहे हो या दो रेडियोग्राफ पढ़ रहे हो, तो आपको एक बार पहले क्या करनी है, एनाटॉमी पढ़नी है, ताकि एनाटॉमी आपका क्या है, बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर आपकी एनाटॉमी रहे, आपको पता रहे कि अगर पेल्विस के बारे में पूछा गया है देन आप पेल्विस की एनाटॉमी लिखेंगे। यदि आपसे क्या नाम से हिप के बारे में पूछा गया है देन आपको हिप की एनाटॉमी लिखनी है। और हिप के एरिया के अंदर या हिप के अंदर पर्टिकुलर कौन कौन सी बोन आती है, इसी के बारे में आप लिखोगे। दूसरी चीज, यदि आपसे हिप का मीडियोलेटरल पूछा गया है या हिप का एपी पूछा गया है या हिप का आपसे लेटरल पूछा गया है, देन आप उसके अंदर कौन सा करोगे, वहां पर आपको पता होना चाहिए कि अफेक्टेड लेग या अफेक्टेड हिप कौन सा है, अफेक्टेड हिप कौन सा है। तो वहां पर आप कौन सा करोगे, या तो राइट करोगे या लेफ्ट करोगे, ठीक है। वो तो हो गया आपके लेटरल, मीडियोलेटरल एंड एपी हिप जॉइंट की बात। यहां पर अपन बात कर रहे हैं किसकी, यहां पर अपन बात कर रहे हैं बोथ हिप फ्रोगलेटरल की, किसकी, बोथ हिप फ्रोग लेटरल की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं ना, वहां पर मोस्टली ज्यादा ऐसे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस नहीं आते, सिंपल क्वेश्चंस भी काफी बार पूछ लिया जाता है। जैसे मान लीजिए फ्रोग लेटरल व्यू के अंदर फ्रोग लेटरल जो व्यू होता है, इसके अंदर पेशेंट की स्पेसिफिक पोजीशन किस प्रकार से रहती है। यदि आपसे ऑप्शन में दे दिया जाए कि यहां पर आपकी रहती है एक्सटेंडेड एंड अडक्शन, इस प्रकार से पूछेगा टर्मिनोलॉजी के अंदर, ठीक है। दूसरा उदाहरण हो जाएगा आपका एक्सटेंडेड एंड अबडक्शन। थर्ड दे दिया आपको फ्लेक्शन एंड या फ्लेक्स्ड एंड अबडक्शन। और फोर्थ में दे दिया आपको फ्लेक्स्ड एंड अडक्शन, ठीक है। तो लेग्स की जो पोजीशन होती है वो किस प्रकार से रहती है, आप इसका एक बार आंसर करेंगे सभी,
ठीक है, बाकी आपको इसके जो डिस्क्रिप्शन रहेगा वहां पर आपका इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो बोथ हिप फ्रॉग लेटरल के अंदर पेशेंट की पोजीशन किस प्रकार से रहेगी, वो रहेगी आपकी फ्लेक्स्ड एंड अबडक्शन, जो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसके इंडिकेशंस के ऊपर। टू असेस बायलेटरल हिप जॉइंट सिमुलेटेनियसली। ठीक है, सिमुलेटेनियसली यानी कि एक साथ बोथ हिप को, बायलेटरल यानी कि बोथ हिप जॉइंट्स को एक साथ एक ही रेडियोग्राफ के अंदर असेस करने के लिए, देखने के लिए अपन क्या करते हैं, यहां पर फ्रॉग व्यू लेटरल का रेडियोग्राफ करवाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पहला इंडिकेशंस। दूसरे इंडिकेशंस की बात करते हैं अपन, फॉर स्लिप्ड कैपिटल फिमोरल एपिफाइसिस। स्लिप्ड कैपिटल फिमोरल एपिफाइसिस ये होता है आपकी एक प्रकार से कंडीशन होती है जिसके अंदर होता क्या है, जिसको अपन SCFE के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपकी क्या है, एक प्रकार का डिसऑर्डर है। क्या है ये, एक प्रकार का डिसऑर्डर अपन इसको बोल सकते हैं। SCFE काफी बार इसके बारे में आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ये एक डिसऑर्डर है जो मेनली किस में होता है, जो मेनली होता है आपके एडल्ट्स में आपको देखने को मिल जाएगा। होता क्या है इसके अंदर, जो फीमोरल हेड क्या होगा, वो डिस्प्लेस्ड होकर डिस्प्लेस्ड कहां से होगा, वो डिस्प्लेस्ड होगा आपके एसिटाबुलम से डिस्प्लेस्ड होकर कहां चला जाएगा, वो चला जाएगा आपके इंफीरियर पोस्टीरियर वो क्या हो जाएगा, सिचुएटेड हो जाएगा। ठीक है, इंफीरियर पोस्टीरियर वो क्या हो जाता है, सिचुएटेड हो जाता है, जिससे पेशेंट को क्या होता है, जिससे पेशेंट को वॉकिंग डिफिकल्टीज या पेन, वहां पर सीवियर पेन फील होता है। ठीक है, ये SCFE आपको कंप्लीट हुआ। SCFE की फुल फॉर्म भी काफी बार पूछ लेते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, स्लिप्ड कैपिटल फीमोरल एपिफाइसिस। एपिफाइसिस का मतलब कहां पर होगा, ये जो फीमर बोन है उसके एपिफाइसिस एंड पर। एपिफाइसिस डायफाइसिस वाला आपको पता है ना, एपिफाइसिस क्या होगा, उसका अपर एंड। ठीक है, डिस्पाइसिस उसका बॉडी वाला पार्ट, मिड पार्ट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट होगा आपका फॉर डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया ऑफ हिप जॉइंट। ठीक है, डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया किस में होता है, ये डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया अपन बोल सकते हैं, ये कंडीशन होती है हमारी, जिसको अपन DDH के नाम से भी बोलते हैं। और DDH के साथ साथ अगर अपन बात करें, मैं आपको बता देता हूं अलग से, DDH। ठीक है, डिस्प्लेसिया डिसऑर्डर, एक सेकेंड, क्या होता है, डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया हिप, डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया हिप, DDH, डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया ऑफ हिप अपन यहां पर बोल सकते हैं, ये आपकी एक प्रकार से कॉन्जिनाइटल एबनॉर्मलिटी होती है। कॉन्जिनाइटल एबनॉर्मलिटी मतलब ये जन्मजात ही पेशेंट के अंदर या बच्चों के अंदर, मोस्टली किसके अंदर, इन्फेंट्स के अंदर देखी जाती है। और इन्फेंट्स में भी अगर अपन बात करें गर्ल्स एंड बॉयज के अंदर, तो ये गर्ल्स के अंदर क्या होती है, मोस्टली ज्यादा देखी जाती है देन बॉयज के ज्यादा। ठीक है, तो जो आपका DDH डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया ऑर्डर होता है, वो होता है आपके किसके अंदर, इन्फेंट्स के अंदर या चिल्ड्रंस के अंदर, ये मोस्टली देखा जाता है। ठीक है, अब DDH के अंदर होता क्या है, डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया ऑफ हिप जॉइंट का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है बीच की हिप जॉइंट। ठीक है, जो एक प्रकार से हिप जॉइंट होता है, ये हो गया आपका एसिटाबुलम कैविटी और ये हो गया आपका फीमर नेक। ठीक है, तो DDH के अंदर क्या होगा, DDH के अंदर डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया हिप के अंदर ये एक प्रकार से डिसलोकेट हो सकता है, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बाहर निकल जाना अपन सीधी सी लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि एसिटाबुलम कैविटी से हिप जो इसका फीमर हेड है, वो फीमर हेड का बाहर निकल जाना आपके DDH कहलाएगा। ठीक है, जो जनरली किसके अंदर होता है, बच्चों के अंदर होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं
मतलब अपन बोल सकते हैं कि अगर ये बाहर भी निकल जाएगा या नहीं निकलेगा तो यहाँ पर ये एक प्रकार से इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, नहीं हो पाता। बाकी एक बार जो सभी बच्चे हैं, सभी स्टूडेंट, सभी भाई हैं, वो एक बार क्या करेंगे, DDH, क्योंकि ये आपसे फ्रॉग लेटरल के अंदर एमसीक्यूज आते हैं, वहां पर भी पूछता है DDH के बारे में। और जो आपका स्लिप्ड, जो अपहरण दूसरा था SSH SCFE, ठीक है, यानी कि स्लिप्ड कैपिटल फीमोरल एपिफाइसिस वाला, इसके बारे में आप सर्च करेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो SCFE तो जनरली आपको एडल्ट्स के अंदर देखने को मिलेगा, और DDH आपका जो डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया ऑफ हिप है वो आपको चिल्ड्रंस के अंदर में मोस्टली देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं इसके इंडिकेशन पर, जो रहेगा आपका कौन सा, प्रोक्सिमल फीमर फ्रैक्चर इवोल्यूशन। प्रोक्सिमल फीमर, प्रोक्सिमल का मतलब आप समझ रहे हो, प्रोक्सिमल यानी कि अपर साइड फीमर के, वहां पर फ्रैक्चर देखने के लिए। हिप जॉइंट मोबिलिटी एंड फीमोरल हेड नेक रोटेशन। फीमोरल जो आपकी जॉइंट है, यानी कि हिप जॉइंट है, उस हिप जॉइंट का मूवमेंट देखने के लिए, और साथ साथ फीमोरल हेड और नेक वाला जो रोटेशन है उसके, जो हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, आपका पैर एक तरह से घूम पा रहा है या नहीं घूम पा रहा, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, व्हेन एपी व्यू इज नॉर्मल बट सिम्टम्स पेरिसाइड्स, यानी कि एपी व्यू के अंदर तो आपको कंडीशन क्या मिली है, नॉर्मल मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी पेशेंट्स के अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं, वो पैर को ढंग से मूवमेंट नहीं करवा पा रहा। ठीक है, तो उसको अपन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपका कौन सा, व्हेन हैप्पी व्यू इज, एपी व्यूज नहीं दिख रहा आपका, तब एपी व्यू के अंदर कोई भी इंडिकेशन शो नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट है आपका टू डेमोन्स्ट्रेट ओस्टियोकोंड्राइटिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, ओस्टियोकोंड्राइटिस रहेगा। अब ओस्टियोकोंड्राइटिस क्या होता है, देखिए आपके बार एक बार आप ये SCFE DDH डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया ऑफ हिप स्लिप्ड कैपिटल फीमोरल एपिफाइसिस, इसके बारे में मैं तीनों के बारे में देखते हैं। एक तो हो गया आपका SCFE, एक हो गया DDH। ठीक है, SCFE क्या होगा, स्लिप्ड कैपिटल फीमोरल एपिफाइसिस। ठीक है, सबसे पहले आप इसके बारे में देखिए, SCFE स्लिप्ड कैपिटल जो फीमोरल एपिफाइसिस होगा, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें क्लियर करनी है, क्योंकि इंडिकेशंस के बारे में भी, MCQs के बारे में पूछा जा सकता है। तो SCFE क्या रहेगा आपका, जो फीमोरल हेड होता है, फीमोरल हेड, फीमोरल हेड आपका जो होता है, ये क्या रहेगा, आपकी जो फीमर बोन है, ये फीमर बोन हो गई, ये देखिए ये फीमर बोन का हेड हो गया, ये वाला नेक वाला पार्ट हो गया, ये ग्रेटर ट्यूबिसिटी आ गई, और ये आपका एपिफाइसिस वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये लेजर ट्यूबरसिटी है। तो ये जो आपका एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं, ये हो गया आपकी एसिटाबुलम केविटी। तो यहाँ से जो आपका फीमोरल हेड है, ये फीमोरल हेड का एक प्रकार से अपन, ये वाला पूरा पार्ट है किसका, ये पूरा पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एपिफाइसिस एंड हो जाएगा, एपिफाइसिस एंड अपन इसको बोलते हैं, यानी कि बोन ग्रोथ का जो एंड है, इधर इस साइड से क्या होती है, बोन ग्रोथ होती है। ठीक है, अपन इसको बोल सकते हैं। बीच वाला क्या रहता है आपका, डायफाइसिस एंड रहता है। ठीक है, डायफाइसिस वाला। अब ये जो एपिफाइसिस वाला पार्ट है, इस एपिफाइसिस वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जो आपकी यहाँ पर जो फीमोरल के यहाँ पर जो एसिटाबुलम वाली केविटी है, ये वाली जो केविटी है, इस केविटी से वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस्ड होकर स्लिप यानी कि नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये जो एंड है, ये एंड क्या करता है, ये पीछे की तरफ खिसक जाता है, इसको अपन बोलते हैं SCFE स्लिप्ड कैपिटल फीमोरल एपिफाइसिस। ठीक है, पीछे की तरफ चला जाता है। स्पोर्ट्स जो खेलते हैं मोस्टली, ठीक है, बच्चे, उनके अंदर ये ज्यादा होता है। ठीक है, एडल्ट्स के अंदर ये ज्यादा मोस्टली देखने को मिलता है। दूसरी चीज हो गई आपकी DDH। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने क्या देखा था, DDH, नेक्स्ट DDH ही था, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, नेक्स्ट आपका DDH डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया ऑफ हिप। ठीक है, DDH जिसको अपन क्या बोल रहे थे, डेवलपमेंट
डिस्प्लेसिया ऑफ हिप, डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया ऑफ हिप। इसके अंदर अपन जनरली क्या देख रहे थे, डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया ऑफ हिप अपन दोनों किसके बीच में देख रहे थे, ये देख रहे थे एसिटाबुलम केविटी और फीमोरल हेड के बीच में, ठीक है, फीमोरल हेड और इसके बीच में देख रहे थे। अब देखिए इसमें होता क्या है, जो आपका ये हो गई एसिटाबुलम केविटी, ठीक है, ये समझते हुए चलना, ये हो गई एसिटाबुलम केविटी और ये हो गया आपका फीमोरल हेड, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है, जो फीमोरल हेड होता है, वो जो फीमोरल हेड होता है, ये फीमोरल हेड, ये एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि ये होती है कॉन्जिनाइटल एबनॉर्मलिटी। क्या होती है, कॉन्जिनाइटल एबनॉर्मलिटी, यानी कि जन्मजात एबनॉर्मलिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। कॉन्जिनाइटल एबनॉर्मलिटी होती है इन्फेंट्स में, सबसे अधिक होती है बच्चों में, चिल्ड्रंस में मोस्टली होती है, और गर्ल्स में ज्यादा होती है बॉयज से, ये आपको चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। अब फीमोरल हेड क्या होता है, ये जो फीमोरल हेड होता है, ये फीमोरल हेड इस एसिटाबुलम केविटी के अंदर फिक्स्ड नहीं आता, फिक्स्ड नहीं बैठ पाता, फिक्स्ड नहीं बैठ पाता। अगर ये फिक्स्ड इसके अंदर नहीं बैठेगा देन ये एक प्रकार से लूज रह सकता है। क्या रह सकता है, लूज रह सकता है, लूज रह सकता है। लूज होने की वजह से क्या होगा, ये बार बार डिसलोकेट वाली कंडीशन भी हो सकती है, बार बार डिसलोकेट होने वाली कंडीशन भी हो सकती है। तो यहां पर क्या होगा, फीमोरल जो एसिटाबुलम रिम के अंदर फिक्स्ड नहीं आएगा, बार बार उतर सकता है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, डीडीएच, डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप, अपन उसको बोल सकते हैं, ठीक है। न्यूबॉर्न से इन्फेंट्स में क्या होता है, मोस्टली मैंने आपको बताया हुआ है, बच्चों के अंदर ये ज्यादातर देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो इंडिकेशंस थे उनके बारे में, हाँ, ओस्टियोकोंड्राइटिस, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा था अपना, ओस्टियोकोंड्राइटिस। देखिए दो चीजें मैंने बताई थी आपको, कौन कौन सी, एक तो हो गया आपका ओस्टियोकोंड्राइटिस, ओस्टियोकोंड्राइटिस, दूसरा बताया था मैंने आपको ओस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है। तो ये ओस्टियोकोंड्राइटिस तो क्या होगा, ये जनरली आपको बोन एंड कार्टिलेज के बीच में मिल सकता है, बोन एंड कार्टिलेज डिसऑर्डर है, ठीक है, इन दोनों के बीच में मिलता है, तो ये बोन एंड कार्टिलेज डिसऑर्डर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन ओस्टियोमाइलाइटिस की बात करें तो ये इन्फेक्टिव डिजीज है, इन्फेक्टिव या इन्फेक्शन वाली क्या है, डिजीज है, जो किससे कोज होती है, जो आपके बैक्टीरिया से कोज होती है, किससे, बैक्टीरिया से कोज होती है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, स्टेफिलोकोकस, स्टेपियोकोकस बोल सकते हैं उसको, कोकस, ठीक है, स्टेपियोकोकस बैक्टीरिया है, उसकी वजह से ये होती है। ये किस किस के बीच में होती है अपन बात करेंगे, तो ये होती है आपकी बोन एंड बोन मेरो में आपको मोस्टली देखने को मिल सकता है, बोन एंड बोन मेरो के अंदर ये देखने को मिल सकता है। होता क्या है इसके अंदर, इसके अंदर स्वेलिंग भी हो सकती है, साथ में अगर क्रोनिक कंडीशन है, काफी लंबे टाइम से है, देन यहां पर आपको पस भी मिल सकता है, पस कलेक्शन भी यहां पर देखने को मिल सकता है। स्वेलिंग यहां पर देखने को मिलेगी, पस कलेक्शन मिलेगा, साथ ही साथ ये आपको देखने को मिलेगा सीवियर पेन मिलेगा, सीवियर पेन, ठीक है। अपने आप अगर पेशेंट बैठा हुआ भी है तब भी उसको सीवियर पेन यहां पर देखने को मिल सकता है। साथ में अगर मान लीजिए इन्फेक्शन हो रहा है, डिजीज हो रही है, बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, तो ओस्टियोमाइलाइटिस वाली कंडीशन में क्या होती है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि यहां पर ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, या अपन दूसरी चीज अपन बोलेंगे न्यूट्रिएंट्स सप्लाई, किसको, ये न्यूट्रिएंट सप्लाई आपके बोन को क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी बोन के लिए, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आपको यहां पर नेक्रोसिस वाली कंडीशन मिलेगी, यानी कि बोन टूटने लगेगी, ब्रेक डाउन ऑफ द बोन, किसका मिलेगा, ब्रेक डाउन ऑफ बोन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और ये ब्रेक डाउन ऑफ जो बोन होता है, इसकी वजह से क्या होता है, यहां पर आपको यहां पर
उसको बोलेंगे अपन ब्रेक डाउन हो गई, बोन टूट गई, जो टूटी हुई बोन है वो रहेगी आपकी डेथ बोन। क्या रहेगी? डेथ बोन। और उस डेथ बोन को अपन क्या बोल सकते हैं? सिक्वेस्ट्रम। क्या बोलते हैं? सिक्वेस्ट्रम बोलते हैं। सिक्वेस्ट्रम्स अपन उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये होती है ओस्टियोमाइलाइटिस, जो आपकी किसकी डिजीज है? इन्फेक्टिव डिजीज है, बैक्टीरिया से रिलेटेड। वहीं पर ओस्टियोकोंड्राइटिस की अगर अपन बात करें तो ओस्टियोकोंड्राइटिस आपका बोन एंड कार्टिलेज डिसऑर्डर है, जो मोस्टली किसकी वजह से होता है? जो मोस्टली आपके स्पोर्ट्स, जो बार बार स्पोर्ट्स खेलते हैं, ठीक है, गिर जाते हैं, स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है, ब्रेकडाउन वाली कंडीशन आती है, ट्रोमा वाली कंडीशन आती है। ट्रोमा कंडीशन जो होती है, यहां पर क्या होती है? यहां पर बोन आपकी वीक हो जाती है, ठीक है, और यहां पर फ्रेगमेंट्स फ्रेगमेंट्स ऑफ द बोन, फ्रेगमेंट्स यानी कि बोन टूटकर थोड़े से उसके टुकड़े इधर उधर बिखर जाते हैं। फ्रेगमेंट्स ऑफ बोन आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फ्रेगमेंट्स ऑफ द बोन यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, और जो बोन टूट गई, ठीक है, जो बोन टूटी है, अब जो बोन टूटी है उसकी भी क्या हो जाएगी? ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, ब्लड सप्लाई रुक जाती है। और ब्लड सप्लाई अगर रुक गई तो वो बोन भी आपकी क्या हो जाएगी? वो आपकी बोन एक्स्ट्रा के अंदर, या एक प्रकार से अपन उसको डेथ बोन नहीं बोल सकते, लेकिन अलग से आपको बोन उसके अंदर दिखाई देगी, जो आपकी कब, जो यहाँ पर पेन होगा पेशेंट को, अगर मान लीजिए बार बार यहाँ पर अगर आपका जॉइंट है, यहाँ पर जॉइंट के अंदर बोन अगर टूट गई है या कार्टिलेज अगर टूट गया है, तो कार्टिलेज टूटने की वजह से क्या होगा? वो वहीं पर पड़ा रहेगा। और जब पेशेंट मूवमेंट करता है, जब पेशेंट मूवमेंट करेगा, या जो पर्सन है वो मूवमेंट करता है, जब भी प्लेयर वापस खेलता है, तो उस दौरान क्या होता है? उसको वहां पर उसको पेन फील होता है, तब होता है पेन। ठीक है, तब जब वो मूवमेंट करता है, एक्सरसाइज करता है या खेलता है, वापस कोई स्पोर्ट्स खेलता है, तब उसको पेन वापस होता है। ठीक है, तो ओस्टियोकोंड्राइटिस कब होगा? बोन या कार्टिलेज डिसऑर्डर होता है, जो स्पोर्ट ट्रॉमा की कंडीशन में क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ द बोन एंड कार्टिलेजिनस होता है। ठीक है, जिनके फ्रेगमेंट्स ऑफ बोन्स क्या करते हैं? मूवमेंट के दौरान जॉइंट्स के अंदर पेन कोज करते हैं। ये किसके अंदर होता है? ये आपको मोस्टली जॉइंट्स के अंदर देखने को मिलेगा। किसके अंदर देखने को मिलेगा? जॉइंट्स के अंदर। और ये आपको देखने को मिलता है बोन के अंदर। किसके अंदर? बोन्स के अंदर ही देखने को मिलेगा, या बोन मेरो के अंदर देखने को मिलेगा। बोन मेरो के अंदर आपको ये चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ओस्टियोमाइलाइटिस, ओस्टियोकोंड्राइटिस दोनों ही अलग अलग कंडीशंस है। तो ओस्टियोकोंड्राइटिस आपको यहाँ पर अगर जॉइंट्स के अंदर देखने को मिल रहा है, तो मोस्टली आपको ऐसा ही जॉइंट के अंदर देखने को मिलेगा, या आपका जो हिप जॉइंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर पेल्विस की बात या हिप जॉइंट की अगर अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं अपना जो इंडिकेशन है उसके ऊपर। डिसलोकेशन वाली कंडीशन, अगर वहां से खिसक जाए, डिफॉर्मिटी वाली कंडीशन, विकृति हो जाए, बचपन में कभी चोट लगी हो, टूटी हो हड्डी, जिसकी वजह से वो एक अलग डायरेक्शन के अंदर जुड़ जाती है, अपनी शेप एंड साइज चेंज कर लेती है, उसको अपन डिफॉर्मिटी बोलेंगे। एंड अदर पैथोलॉजीज, और कोई भी ऐसे इन्फेक्शन लग जाए, चोट लग जाए, इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन आ जाए, वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। बाकी आपको SCFE, DDH एंड ओस्टियोकोंड्राइटिस याद रखना है। किसके लिए? बायलेटरल हिप जो आपका जॉइंट है फ्रॉग व्यू, उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन कॉन्ट्राइंडिकेशंस। देखिए कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो रहेंगे, वो कॉन्ट्राइंडिकेशंस आपका रहने वाला है कौन सा वाला? प्रेगनेंसी वाला। ठीक है, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी जो है फीमेल्स में, वो फीमेल्स के अंदर सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी आपका क्या रहेगा? कॉन्ट्राइंडिकेशन रहेगा ऑल रेडियोग्राफिक व्यूज के लिए, ऑल रेडियोग्राफी व्यू के लिए। तो ये चीज आप जरूर लिखें। ठीक है, जो भी आप रेडियोग्राफ लिख रहा है उस रेडियोग्राफ के लिए आप लिख दोगे फीमेल पेशेंट्स के अंदर अगर प्रेगनेंसी है, देन वो सस्पेक्टेड क्या रहेगा? कॉन्ट्राइंडिकेशन रहने वाला है। पेशेंट प्रिपरेशन की बात करेंगे तो ऑल मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स अपने को एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिमूव करवा देने, चाहे वो बेल्ट हो, जिप हो, आपका कोई भी बटन हो, मेटेलिक ऑब्जेक्ट वहां पर प्रेजेंट है उसको रिमूव करवा देंगे। एंड और आस्क टू पेशेंट टू वियर ए हॉस्पिटल गाउन, और पेशेंट से हॉस्पिटल गाउन पहनने के लिए अपन कह देंगे। इंस्ट्रक्टेड टू पेशेंट दैट हाउ टू लाइंग डाउन एंड हाउ टू होल्ड द ब्रीथ। ठीक है, पेशेंट से कहेंगे कि आपको किस प्रकार से पोजीशन लगानी है, किस प्रकार से लेटना है, एंड हाउ टू होल्ड ब्रीथ, एंड हाउ टू होल्ड ब्रीथ, और किस प्रकार से पेशेंट को सांस रोकनी है। ठीक है, इसके बारे में अपन पेशेंट को क्या कर देंगे? बता देंगे। आस्क टू पेशेंट वियर ए हॉस्पिटल गाउन, पेशेंट को किस प्रकार से हॉस्पिटल गाउन पहनना है और क्यों पहनना है। डिस्क्राइब द होल प्रोसीजर टू द पेशेंट, और रेडियोग्राफ लेने से पहले
पेशेंट को सबसे पहले अपन क्या करेंगे, होल प्रोसेस समझा देंगे कि आपका जो लेटरल व्यू होने वाला है, फ्रोग लेटरल व्यू, इसके अंदर पोजीशन कुछ इस प्रकार से रहेगी, इस प्रकार से आपका रेडियोग्राफ लिया जाएगा, आपका रेडियोग्राफ इस प्रकार से क्यों लिया जा रहा है, सारी चीज पेशेंट को अपन क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, ताकि पेशेंट भी अपने को क्या करे, एक प्रकार से वो खुद भी सहयोग करें, ताकि पोजीशन के अंदर भी सहयोग करे और उसकी बीमारी जो है या उसकी जो प्रॉब्लम्स जो है उसका सॉल्यूशन उसको मिल पाए। ठीक है। 4 फीमेल पेशेंट्स फॉलो 10 डे रूल, और 4 फीमेल पेशेंट्स, फीमेल्स के लिए जो है अपन क्या करेंगे, फीमेल्स के लिए 10 डे रूल फॉलो करेंगे, 10 डे रूल क्या करेंगे, हमेशा फॉलो करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका पेशेंट पोजीशन रहने वाला है। ठीक है, मोस्ट है। देखिए पेशेंट पोजीशन किस प्रकार से लगाओगे आप, पेशेंट की पोजीशन तो आपको दिखाई दे रही है, लेकिन इसके अंदर आपको लिखनी क्या है, लैंग्वेज क्या लिखनी है, उसके बारे में ही समझना है मैं। ठीक है, तो पेशेंट को सबसे पहले आप सुपाइन पोजीशन के अंदर एक्सरे टेबल के ऊपर लेटा देंगे। ठीक है, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा पेशेंट का जो बैक वाला एरिया है, डोर्सल जो एस्पेक्ट है, वो डोर्सल एस्पेक्ट आपका किस पे टेबल के ऊपर क्या है, कॉन्टेक्ट में आ रहा है। द मिड सैडल प्लेन ऑफ द पेशेंट शुड बी सेंटर ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द एक्सरे टेबल। जो पेशेंट का मिड सैडल प्लेन है, देखिए बराबर दो भागों में बांट रहा है, मिड सैडल प्लेन जो एक्सरे टेबल हो रही है उस एक्सरे टेबल के बिल्कुल सेंटर पर है। ठीक है, तो मिड सैडल प्लेन ऑफ द पेशेंट शुड बी सेंटर लाइन ऑफ द एक्सरे टेबल पे। ठीक है, बोथ हिप हैंड्स, सॉरी बोथ हैंड्स, पेशेंट के जो दोनों हाथ रहेंगे, आर प्लेस्ड अक्रॉस द चेस्ट, दोनों किस पर रहेंगे, चेस्ट के ऊपर रहने वाले हैं, और पैरेलल एंड अवे फ्रॉम द बॉडी, या तो आप दोनों को हाथों को कहां पर रख दें, चेस्ट रीजन पर रख दें, या दोनों हाथों को पैरेलल रख दें, लेकिन इसके अंदर अपने को क्या करना है, अक्रॉस द चेस्ट ही लिखना है, अक्रॉस द चेस्ट ही लिखना है, क्योंकि चेस्ट के ऊपर ही रख पाएंगे अपन। द पेशेंट बोथ हिप एंड नी फ्लेक्स्ड अप्रोक्सीमेटली 16 to 70 डिग्री। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, बोथ जो हिप है, बोथ हिप या बोथ जो अपन बोल सकते हैं नी वाला रीजन है, जो ये नी को आपने फ्लेक्स किया है, ये नी वाला फ्लेक्शन अपन कितना रखेंगे, 16 to 70 डिग्री, कितना 60 से 70 डिग्री अपने ने दोनों हिप को फ्लेक्स किया है, दोनों नीज को 60 से 70 डिग्री के बीच में क्या किया है, फ्लेक्स किया है। ये चीज आपको लिखनी है। ठीक है, प्लेस, सबसे पहले हाथों को प्लेस करने के बाद में क्या लिखेंगे कि पेशेंट के बोथ हिप और नी को फ्लेक्स करना है अप्रोक्सीमेटली 16 to 70 डिग्री। कर दिया। अब करने के बाद में देखिए हिप अबडक्टेड, हिप्स को क्या करना है आपको, जो दोनों ये हिप्स वाला पार्ट है, ठीक है, इधर वाला, तो इन दोनों को क्या करना है आपको, अबडक्टेड करना है। अबडक्शन का मतलब मैंने बताया था, अबडक्शन का मतलब क्या होता है, अबडक्शन का मतलब, अबडक्शन का मतलब रहेगा आपका, अबडक्शन का मतलब क्या रहेगा, मिड लाइन से, या मिड लाइन जो है बॉडी की, उस मिड लाइन से लिम्स को अवे लेकर जाना, दूर लेकर जाना। तो यहां पर दोनों दूर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, देखिए यहां पर दोनों दूर जा रहे हैं मिड लाइन से, तो इसको अपन क्या बोल देंगे कि हिप्स आर अबडक्टेड, वो भी कितना 40 से 45 डिग्री आउटवर्ड लाइक ए फ्रॉग, जिसे फ्रॉग बैठा रहता है उस प्रकार से दोनों पैरों को अपने को दूर लेकर जाना है। ठीक है, 40 से 45 डिग्री के बीच में। नेक्स्ट देखिए प्लांटर सरफेस, कौन सी, प्लांटर सरफेसेस। प्लांटर सरफेसेस कौन सी हो जाती है, जो आपकी लेटरल मार्जिन ऑफ द फुट्स हैं, जो लोअर लिम्ब के अंदर जो फुट्स आते हैं उनकी जो बाहर वाली लेयर्स हैं, वो बाहर वाली लेयर्स मतलब इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए आपका पैर है, ये तो अंदर वाली लेयर हो गई और ये बाहर वाली, तो ये इसको अपन बोल देंगे प्लांटर सरफेसेस। क्या बोल देंगे, प्लांटर सरफेसेस ऑफ द फिट टुगेदर और नियर ईच अदर, उनको क्या बोल देंगे, देखिए दोनों प्लांटर सरफेसेस मैंने बताया कि दोनों जो प्लांटर सरफेसेस रहेगी, ये आपका फुट मान लिया, इस प्रकार से फुट था, इस प्रकार से जो फुट है इसका जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या हो गया आपका प्लांटर सरफेस हो गया। अब ये जो दोनों प्लांटर सरफेसेस है, एक ये फुट की और दूसरे फुट की, तो दोनों फुट की प्लांटर सरफेस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होनी चाहिए। प्लांटर सरफेस ऑफ फिट टुगेदर और नियर ईच अदर, ये देखिए ये दोनों जो इंटरनल प्लांटर सरफेसेस है, ये प्लांटर सरफेसेस क्या हो गई, नियर है, एक दूसरे के बिल्कुल पास में है, और क्या है, ईच अदर, एक दूसरे के पास में और सरफेसेस के टच में है। कीप पेल्विस नॉट रोटेटेड, आपको पेल्विस को क्या करना है, बिल्कुल जैसा स्थिर है वैसे के वैसे रखना है, रोटेशन नहीं देना। ठीक है, रोटेशन नहीं देना। एंड पेशेंट इज सपोर्टेड टू इमोबिलाइज हिम और हर, यदि पेशेंट को
हिलने डुलने में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, देन अपन उसको इमोबिलाइज करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ताकि वो हिल नहीं पाए। ये तो हो गया आपकी पोजीशन की बात, ठीक है, पोजीशन लग चुकी है। अब कैसेट इज प्लेस्ड इन बक्की ट्रे, कैसेट को क्या करना है, बक्की ट्रे के अंदर अपने को प्लेस कर देना है। द अपर बॉर्डर ऑफ इमेज रिसेप्टर प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर अबव इलियाक क्रेस्ट, इलियाक क्रेस्ट से 5 सेंटीमीटर अबव तक आप क्रेस्ट का प्लेसमेंट कर दें। एनाटोमिकली लेड मार्कर शुड बी प्लेस्ड ऑन कैसेट कॉर्नर, ये आपकी कैसेट है, इस कैसेट के कॉर्नर पर साथ ही साथ आप क्या कर दोगे, जो एनाटोमिकली लेड मार्कर होता है उसको हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे, जो क्या डिफाइन करेगा, जो आपके रेडियोग्राफ के अंदर आपका एनाटॉमी प्रोवाइड करवाएगा, एनाटॉमी बताने में मदद करेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द रेडियोग्राफ इज टेकन इन ब्रीथ होल्ड कंडीशन, और यहां पर जब भी रेडियोग्राफ लिया जाएगा, चाहे वो चेस्ट रीजन से हो, चाहे वो एब्डोमेन रीजन से हो, चाहे वो आपके पेल्विक रीजन से हो, तो यहां पर अपन क्या करवाते हैं, यहां पर अपन ब्रीथ होल्ड कंडीशन करवाते हैं, ब्रीथ होल्ड करवाते हैं। ब्रीथ होल्ड क्यों करवाया जाता है, ब्रीथ होल्ड इसलिए करवाता है ताकि जो मूवमेंट अनशार्पनेस है, मूवमेंट अनशार्पनेस है उससे बचा जा सके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोथ एसिस, जो पेशेंट के बोथ एसिस रहेंगे, जिसको अपन बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, वो क्या रहेंगे, शुड बी इक्वल डिस्टेंस टू द पेशेंट, यानी कि पेल्विक के अंदर अपने को रोटेशन नहीं देना। जब पेशेंट लेटा हुआ है तो उसके अंदर रोटेशन इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ताकि जो बोथ एसिस है वो टेबल से क्या रहे, इक्वल डिस्टेंस पर रहे। सेंट्रल रे की बात करते हैं तो वर्टिकल रे इज सेंटर्ड टू द मिड लाइन, ठीक है, मिड लाइन द एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, यानी कि एसिस एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच पे होना चाहिए। प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में अपन क्या रख देंगे, यहां पर अपन सेंटर रे रख देंगे। वो कहां रखेंगे, डायरेक्टेड टू द 1 इंच, कहां पर, डायरेक्ट टू द पॉइंट 1 इंच अबव प्यूबिक सिम्फाइसिस, मिड पॉइंट बिटवीन हिप्स। ये देखिए, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला पार्ट है, जहां पर दोनों प्यूबिक बोन आकर मिलती है, उस प्यूबिक बोन पर अपन क्या कर देंगे, वहां पर क्या कर देंगे, अपन प्यूबिक बोन के जस्ट 1 सेंटीमीटर अबव, सॉरी 1 इंच अबव, यहां पर अपन क्या करोगे, सेंटर रे देंगे, ठीक है, समझ में आई। डायरेक्ट टू द पॉइंट 1 इंच, ये क्या है, 1 इंच है, 1 इंच ऊपर रखेंगे प्यूबिक सिम्फाइसिस से। गोनाल शील्डिंग अपन अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, तो गोनाल शील्डिंग के लिए अपन क्या कर देंगे, यहां पर नो कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कोलिमेशन की बात करेंगे तो कोलिमेशन देखिए, द बीम शुड बी कोलिमेटेड टू द पेल्विस साइज, पेल्विस साइज का अपन कोलिमेशन करेंगे, इंक्लूडिंग इलियाक क्रेस्ट, सिम्फाइसिस प्यूबिक एंड प्रोक्सिमल फीमर, जिसके अंदर ये कोलिमेशन के अंदर आ जाए। इमेज रिसेप्टर की बात कर रहे हैं तो 14 इंटू 17 इंच, और जो पेशेंट कैसेट का प्लेसमेंट है वो अपन करेंगे विड्थ वाइज, क्या करेंगे, विड्थ वाइज कैसेट का प्लेसमेंट करेंगे, ताकि जो आपका फ्लोग लेटरल व्यू है वो आपको उसके अंदर क्लियरली मिल जाए, ठीक है। और साथ ही डिपेंड करेंगे पेशेंट की शेप एंड साइज पर। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर आते हैं आपके एक्सपोजर फैक्टर्स की बात। अब एक करेंगे एक्सपोजर फैक्टर्स की बात, तो एक्सपोजर फैक्टर्स में क्या रहने वाला है, यदि आपने 200 mA कैपेसिटी की एक्सरे मशीन यूज की है, 200 mA कैपेसिटी की एक्सरे मशीन यूज की है, देन वहां पर आपको केवीपी 70 से 80 रखना है, एमएस 20 से 40 रखना है। ये दोनों वेरी किसके ऊपर करेंगे, ये आपके पेशेंट की थिकनेस के ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है। यदि पेशेंट थिक है, यदि पेशेंट को थिक लिया गया है या थिक पेशेंट है, देन अपन केवीपी और एमएस क्या कर देंगे, केवीपी और एमएस इंक्रीज कर देंगे। यदि पेशेंट थिन है तो वहां पर क्या कर देंगे अपन, केवीपी और एमएस जो रहेगा उसको अपन कम कर देंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आई क्यों करते हैं, मैं हर क्लास में बता रहा हूं। टाइम जो रहेगा आपका, टाइम निकालने का फॉर्मूला मैं हर क्लास में बताता हूं, इसमें बता देता हूं। वो टाइम निकालने का फॉर्मूला आपका रहेगा एमएस अपॉन एमए, क्या रहेगा, एमएस अपॉन एमए। एमएस आपको 2 दिया हुआ है, एमए आप कितना ले रहे हो, 200 ले रहे हो, तो इसको अपन क्या कर देंगे, एक दूसरे से काट लेंगे, आपका आ जाएगा 0.10, ठीक है। इसी के साथ अगर आप मान लीजिए 40 ले रहे हो तो 40 के लिए अपन क्या कर देंगे, एम एस अपॉन एम ए आपका 200, ये एक दूसरे को काट देंगे, कितना आ जाएगा 0.20 सेकेंड,
ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक, 0.10 से लेकर 0.20 सेकेंड तक आप अपन एक्सपोजर का जो टाइम है वो ले लेंगे, ठीक है। एफएफडी की बात कर रहे हैं तो 100 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर तक के बीच के अपन एफएफडी रखेंगे। ग्रिड और बक्की का यहाँ पर यूज किया जा रहा है, तो ग्रिड और बक्की का यूज किया जा रहा है तो अपन यस करेंगे। यदि पेशेंट के अंदर एंगल दिया गया है तो अपन पेशेंट एंगल इस प्रकार से लिखेंगे, पेशेंट एंगल, और यस करेंगे। और पेशेंट के अंदर एंगल किस प्रकार से दे रहे हैं वो चीज लिखेंगे। यदि एक्सरे ट्यूब के अंदर एंगल दिया गया है, एक्सरे ट्यूब एंगल की बात करेंगे तो एक्सरे ट्यूब एंगल अपन यहां पर नहीं दे रहे, तो यहां पर सीधा सीधा क्या लिख देंगे, सीधा सीधा यहां पर लिख देंगे अपन नो, ठीक है। क्या लिखेंगे, नो आपका यहां पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम एक्सपोजर फैक्टर से क्लियर होने के बाद में चलेंगे रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस। अब देखिए रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस वही लिखेंगे जो आपको मोस्टली रेडियोग्राफ के अंदर दिखेंगे, ठीक है। देखिए बायलैटरल फीमोरल हेड सीन्स, जो फीमोरल हेड है, देखिए ये फीमोरल हेड आपको दिखाई दे रहा है पहला वाला, और ये दूसरा, तो फीमोरल हेड्स तो आपको दिखाई दे रहे हैं लेटरली सरफेसेस के अंदर। फीमोरल नेक फ्री फ्रॉम सुपर इम्पोजिशन, देखिए ये फीमोरल नेक आपको पूरी दिखाई दे रही है यहां तक, सुपर इम्पोजिशन, विदाउट सुपर इम्पोजिशन आपको फीमोरल जो नेक है वो आपको इजीली दिखाई दे रही है। ग्रेटर ट्रोकेंटर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये ग्रेटर ट्रोकेंटर हो गया, ये इसका ग्रेटर ट्रोकेंटर हो गया, ठीक है। इसके बाद में लेजर ट्रोकेंटर सीन एंटीरियरली एंड मीडियली, देखिए ये एंटीरियरली एंड मीडियली आपको दिखाई दे रहा है आगे की साइड, और मीडियल यानी कि इनर साइड, ये एंटीरियरली एंड मिडल साइड आपको ये चीज दिखाई दे रही है। सिमेट्रिकली हिप जॉइंट्स, सिमेट्रिक हिप जॉइंट्स यानी कि एक समान हिप जॉइंट्स आपको दिखाई देंगे, दोनों हिप जॉइंट्स आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। नो पेल्विक रोटेशन, और पेल्विक का कोई भी ये नहीं कि एक इलियाक आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, एक आपको लेजर दिखाई दे रहा है, या पेल्विक के अंदर कोई रोटेशन दिखाई दे रहा है, नहीं, पेल्विक के अंदर कोई रोटेशन आपको दिखाई नहीं देगा, पेल्विक के अंदर आपको रोटेशन दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो नो पेल्विक रोटेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि आपको ऑब्ट्यूरेटर जो फोरामन है वो भी दिखाई दे रहा है, जो आपका पेल्विक वाला रीजन है जिसके अंदर प्यूबिक बोन आपको दिखाई दे रही है, ईस्टियम बोन आपको दिखाई दे रही है। तो जो रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस है वो आपको ऐसे कैसे लिख देने हैं, ठीक है, जिसको अपन रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस के अलावा रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी भी बोल देते हैं कभी कभी, क्या बोल देते हैं, रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी भी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखिए लास्ट स्टेप जो हमारी रहेगी वो रहेगी रिलेटेड डायग्राम से, किससे, रिलेटेड डायग्राम से हमारा लास्ट स्टेप रहने वाली है। किसी भी क्वेश्चन को अपन जब करते हैं तो लास्ट पे क्या लिखते हैं, रिलेटेड डायग्राम, चाहे वो आपकी किससे हो, पेशेंट पोजीशन से रिलेटेड हो, या आपका एक प्रकार से रेडियोग्राफ से रिलेटेड हो, ठीक है। तो पेशेंट की अपने या तो पोजीशन से रिलेटेड हो या आपके रेडियोग्राफ से रिलेटेड हो, तो दोनों ही कंडीशन में आपको क्या करना है, दोनों ही कंडीशन में आपको रेडियोग्राफ का डायग्राम बनाना है। और अगर आप रेडियोग्राफी से रिलेटेड डायग्राम बना रहे हो तो वो आपका क्या होना चाहिए, तो वो आपका होना चाहिए वेल लेबल्ड, ठीक है, वो आपका वेल लेबल्ड डायग्राम होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका जो रेडियोग्राफ रहेगा, अगर आपने इस प्रकार से कंप्लीट किया है तो आपको अच्छे मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं, मैक्सिमम जो मार्क्स है वो मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। 20 ऑफ क्वेश्चन का ये पूछा भी जाता है कभी कभी, ठीक है, 20 नंबर में भी पूछा जाता है और 5 नंबर में भी पूछा जाता है। तो 5 नंबर में आपको एनाटॉमी नहीं लिखनी होती है, आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली ही पोजिशन लिखो और एनाटॉमी, सॉरी इंडिकेशंस लिखिए, आप कॉन्ट्राइंडिकेशंस लिखिए, पेशेंट प्रिपरेशन और पेशेंट पोजीशन लिखिए, साथ में आप लिख सकते हो वहां पर एक्सपोजर फैक्टर्स। इसके अलावा आपको ज़्यादा चीज़ें ऐड करने की जरूरत नहीं है, 5 नंबर में अगर आपसे पूछा गया है तो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका रेडियोग्राफ कंप्लीट होता है। तो फ्रोग जो व्यू है आपका, या तो फ्रोग व्यू से आ जाए या बोथ हिप फ्रोग लेटरल व्यू के नाम से आ जाए, तो आपको क्लियर करते हुए बताना है कि किस प्रकार से आपने पोजीशन रखी है, किस प्रकार से आपने जो फीमर हेड और फीमर की जो नेक है उसका लेटरली रेडियोग्राफ लिया है, लेटरली आपने किस प्रकार से उसको देखा है, ठीक है, और किस किस प्रकार से इसके इंडिकेशंस अदर रेडियोग्राफी से डिफरेंट है और उन इंडिकेशंस का अलग ही रोल क्या है। सारे इंडिकेशंस भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, अलग से भी एक्सप्लेनेशन दिया है। तो इसी प्रकार से हमारी क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट रेडियोग्राफ के साथ, तब तक जुड़े रहिए दीप मेडिकल एकेडमी के अंदर और रेडियोग्राफी क्लासेस लेते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।